चैप्टर 71। शुभांश को इस तरह से घूरते हुए देखकर मैक्स झूठ-मूठ का मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बार काउंटर टेबल पर आया और शुभांश के लिए मोकटेल बनाने के लिए बेस्ट कलेक्शन सेक्शन के बार शेल्फ से अलग-अलग फ्लेवर्स के कुछ अल्कोहल ग्लास बॉटल्स निकाल कर काउंटर पर रख दिए। अब आगे मैक्स शुभांश से बोला, बॉस आज आप कॉकटेल क्यों नहीं ट्राई करते? आपके लिए इस वक्त उस तरह का मोकटेल ट्राई करना सही नहीं है। आप जानते हैं ना, आपके मोकटेल में जो फ्रूट्स और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक मिक्स होता है वो बचपन से आपके बॉडी में मौजूद ड्रग्स की वजह से जहर की तरह काम करता है। जहां स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग अल्कोहल भी आपके बॉडी पर किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता, वहीं एक नॉर्मल सा फ्रूट नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक आपके ब्लड में मौजूद ड्रग्स के कांटेक्ट में आते ही जहर बन जाता है। ऐसे में आप होके जानबूझकर बार बार वो मोकटेल ड्रिंक इनटेक करते हैं, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि आप उस घटिया औरत के बचपन में दिए गए टॉर्चर को ना भूले। लेकिन बॉस, आप अभी अकेले नहीं है, आपको लेडी बॉस का भी ध्यान रखना है। ऐसे में अगर आप अपना ही ध्यान नहीं रखेंगे तो आप जानते हैं ना, आपका बॉडी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपको ये अच्छे से पता है, वैसा फूड और ड्रिंक जो एक नॉर्मल इंसान के लिए एक गुड सप्लीमेंट की तरह काम करता है, वही चीज बचपन से आपके खून में मौजूद ड्रग्स के कांटेक्ट में आते ही जहर बन जाता है। इसलिए मैं आपके लिए कोई मोकटेल ड्रिंक नहीं बनाने वाला। इतना बोलकर मैक्स शुभांश के लिए कॉकटेल मिक्स ड्रिंक बनाने लगा, जो शुभांश के लिए थोड़ा सा भी हार्मफुल नहीं था। शुभांश ने जब मैक्स के मुंह से लेडी बॉस यानी सुहानी के बारे में सुना, तब उसने और कुछ नहीं बोला। ये देखकर मैक्स एक बहुत ही खूबसूरत सिल्वर एंड ग्लास से बना हुआ कॉकटेल शेकर उठाता है। फिर सबसे पहले उसमें अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ट्विस्ट करके बेस क्रिस्टल क्लियर लिक्विड को पॉर करता है। उसके बाद मैक्स उसमें एक्सेलेंट विस्की के एम्बर कलर के साथ डार्क चॉकलेट लिक्योर की वेलवेटी स्मूथनेस और कुछ आइस क्यूब्स को आइस टॉन्ग्स टूल से मिक्स करता है। उसके बाद वो उस कॉकटेल मिक्स को एक सटल एसेंस के साथ उसके टेस्ट को और इन्हांस करने के लिए उसमें कुछ रोज पेटल एक्सट्रैक्ट को मिक्स कर देता है, जिस वजह से उस कॉकटेल मिक्स से एक बहुत ही डिलाइटफुल अरोमा निकलती है, जो वहां पर मौजूद सभी के नाक में जाते ही हर किसी का मन उस कॉकटेल को पीने का करता है। कॉकटेल बनाते वक्त मैक्स के हाथ का हर एक एक्शन बहुत ज्यादा शार्पर और फास्ट थे। उसका हाथ कॉकटेल बनाते वक्त एक सेकंड के लिए भी धीमा नहीं पड़ा। मैक्स उस कॉकटेल शेकर को एक्यूरेट स्पीड और एलिगेंट जेस्चर के साथ शेक करते वक्त इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था कि काल और शत्रु वो नजारा देखकर किसी और ही दुनिया में पहुंच गए। सही मायनों में कहा जाए तो वो दोनों ही मैक्स का हैंडसमनेस और स्किल देखकर उस पर लट्टू हो गए थे। उसके बाद मैक्स अपने रिस्ट को फ्लिक करते हुए उसमें साइट्रस लिक्विड का कुछ स्प्लैशेस छिड़क कर कॉकटेल मिक्स को उसका फाइनल टच देने के लिए उसमें डेलिकेट स्प्रिंकल के एडिबल गोल्ड डस्ट का एक नाजुक सा छिड़काव करता है, जिस वजह से उस कॉकटेल मिक्स ड्रिंक की सरफेस पर एक लग्जूरियस ग्लो बिखर जाता है। सब कुछ हो जाने के बाद जैसे ही मैक्स ने अपना हाथ रोका, रिजल्ट के तौर पर सम्प्टुअस फ्यूजन ऑफ फ्लेवर्स का कॉकटेल मिक्स ड्रिंक एक ट्रू मास्टरपीस के रूप में सबके सामने था, जो देखने में जितना ब्यूटीफुल दिख रहा था उतना ही उसका टेस्ट हर एक टेस्ट बड को एक सैटिस्फैक्शन फ्लेवर से सैटिस्फाई करने के लिए तैयार था। ये देखकर शुभांश मैक्स से बोला, मैक्स, यू आर सच अ बारटेंडिंग जीनियस। द वे यू क्राफ्टेड दिस ड्रिंक इज ट्रूली इंप्रेसिव। शुभांश की कॉम्प्लीमेंट पाकर मैक्स खुश हो गया और बोला, थैंक यू बॉस, आपका ड्रिंक तैयार है, आप एंजॉय करिए। ये सुनकर शुभांश एक एलिगेंट पोस्चर के साथ उस कॉकटेल ग्लास को पकड़ लिया और धीरे धीरे एक एक सीप लेने लगा। हर एक सीप के साथ शुभांश को एक अलग ही रिफ्रेशमेंट और रिलैक्सेशन का एहसास हो रहा था। काल और शत्रु शुभांश की कॉकटेल को लालच भरी आंखों से देख रहे थे। तभी काल का मोबाइल रिंग होने लगा। इससे पहले कि काल अपना मोबाइल पिक करता, मैक्स उससे उसका फोन छीन लिया और कॉल रिसीव करके स्पीकर ऑन कर दिया। जैसे ही स्पीकर ऑन हुआ, दूसरी तरफ से कियान के छोटे चाचा उमरजीत का घबराहट भरी आवाज सुनाई दी। काल, नालायक कहीं के, कहाँ मर गए? जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ती है न जाने कहाँ गायब हो जाते हो तुम। तुम्हें पता भी है यहाँ पर कितना बड़ा गड़बड़ हो चुका है। उमर जी की बात सुनकर काल मैक्स को देखने लगा। ये देखकर मैक्स ने काल के मोबाइल म्यूट करते हुए काल से बोला, इसे और इसके बेटे को कैसे भी करके यहाँ बुलाओ, नहीं तो तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड को तुम्हारे आंखों के सामने ही कुछ लोग नोच नोच कर खा जाएंगे और तुम अपने सामने अपने सो कॉल बेड पार्टनर को उन सब के साथ देखकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुनकर काल शॉक्ड होकर मैक्स को देखने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैक्स को कैसे पता चला कि शत्रु उसका बेड पार्टनर है, जबकि वो इस बात का खास ख्याल भी रख रहा था कि किसी को भनक तक ना लगे कि शत्रु के साथ उसका किसी तरह का रिश्ता है। फिर भी मैक्स को ये बात कैसे पता चला? वहीं फोन के दूसरे साइड से उमर जी कब से हेलो हेलो चिल्लाए जा रहे थे। मैक्स काल को शॉक्ड होते हुए देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, सोचने का कोई फायदा नहीं काल, तुम्हारे दिमाग का इतना कैपेसिटी नहीं है कि तुम डार्क आर्मीज के हेड की सोच को समझ सको, समझे? बहुत क्लीन फ्रीक हो ना तुम, तुम्हारे पार्टनर को कोई और टच करे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हो ना। अगर तुम नहीं चाहते हो कि कुछ हो तो चुपचाप वही करो जो तुम्हें करने के लिए बोला जा रहा है। मैक्स की बात सुनकर काल डर चुका था। मैक्स ने बिल्कुल सही कहा था कि काल को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि उसके पार्टनर को कोई हाथ भी लगाए।
काल मैक्स के आंखों में देखकर ही बता सकता था कि मैक्स जो बोल रहा है वो कर भी सकता है, इसलिए वो मैक्स की बात मानने के लिए तैयार हो गया। काल ने अपना फोन अनम्यूट किया और उमर जी से बोला, हाँ मैं सुन रहा हूँ, चिल्लाओ मत समझे, और बताओ क्या बात है। काल की बात सुनकर उमर जी बोले, किसी खतरनाक गैंग ने यहाँ पर हमला कर दिया है, मैं और मेरा बेटा यहाँ पर बैकयार्ड में छिपे हुए हैं। इतना बोलकर उमर जी ने अपने आसपास देखा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। फिर वो बोले, जल्दी से यहाँ पर बैकअप भेजो, वरना वो लोग हमें मारने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि किस में द क्वीन ऑफ पेन को ऑफेंड करने का हिम्मत आ गया। और ये लोग तो किसी राक्षस से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन सबसे बुरा ये हुआ कि इन लोगों में से कुछ लोग उस कार्तिक कियान के मॉम डैड को यहाँ से लेकर चले गए हैं। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्वीन ऑफ पेन को क्या जवाब दूं। कहीं वो मुझे ड्रग्स का ओवरडोज दे देकर ही ना मार डाले। मैक्स इस वक्त काल को घूरे जा रहा था। काल अच्छे से समझ रहा था कि मैक्स उससे क्या बुलवाना चाहता है, इसलिए वो बिना देर करे उमर जी को बोला, मैं अभी किसी भी तरह का बैकअप नहीं भेज सकता, क्योंकि मैं क्वीन का ही एक मिशन कंप्लीट करने मिस्टर शुभांश ओबरॉय के सुपरकार कंपनी आइकॉनिक ऑफ द यूथ को बर्बाद करने आया हूँ। काल ने इतना बोला ही था कि उधर से उमर जी खुश होते हुए बोले, क्या क्या कहा तुमने तुमने तो ये बोलकर मेरा दिन ही बना दिया। उस कार्तिक के मॉम डैड को हम बाद में देख लेंगे, मैं कैसे भी करके वेदांत के साथ यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ और जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। आज ही उस शुभांश ओबरॉय का नामो निशान मिटा देंगे। चैप्टर 72। काल ने इतना बोला ही था कि उधर से उमर जी खुश होते हुए बोले, क्या क्या कहा तुमने तुमने तो ये बोलकर मेरा दिन ही बना दिया। उस कार्तिक के मॉम डैड को हम बाद में देख लेंगे, मैं कैसे भी करके वेदांत के साथ यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ और जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। आज ही उस शुभांश ओबरॉय का नामो निशान मिटा देंगे। अब आगे। उमर जी की बात सुनकर काल चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था और ना ही उमर जी को कुछ बोलने से रोक पा रहा था। उधर उमर जी को कहाँ पता था, वो जिसके नामो निशान मिटाने की बात कर रहे हैं वो काल के ही सामने काल यानी मौत बनकर खड़ा है। काल को चुप देखकर मैक्स उसे फिर से घूरने लगा तो काल मैक्स की घुरती हुई नजरों को समझकर उमर जी से बोला, यहाँ आना है तो जल्दी आ जाओ, फालतू बातों का वक्त नहीं मेरे पास। और हाँ, अपने उस नामर्द बेटे को भी साथ लेते आना जो अभी बाप बनने के भी काबिल नहीं रहा। काल की बात सुनकर उमर जी को याद आया कि उनके ही बड़े भाई का बेटा कियान 3 साल पहले कैसे उन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया था। कियान ने उन लोगों को इस हद तक टॉर्चर किया था कि उमर जी हमेशा के लिए अपने सोचने समझने की क्षमता खो चुके थे। साथ ही उनका ये सोचकर ही दिमाग किसी उबलते हुए लाभे की तरह खोल रहा था कि कैसे कियान ने उनके बेटे की बाप बनने की क्षमता भी छीन लिया था। अगर 3 साल पहले द क्वीन ऑफ पेन ने उनकी मदद नहीं की होती तो कियान के टॉर्चर की वजह से वो दोनों बाप बेटा आज जिंदा भी नहीं होते। द क्वीन ऑफ पेन ने दोनों की जान तो बचा ली थी, लेकिन वो वेदांत को ठीक नहीं कर पाए। कुछ दिन पहले ही द क्वीन ऑफ पेन ने उमर जी को बताया था कि कियान के पीछे आरान ओबरॉय यानी शुभांश ओबरॉय का हाथ है। लेकिन द क्वीन ऑफ पेन को खुद आरान के शुभांश वाले आइडेंटिटी के बारे में शुभांश के ठीक लंदन आने से पहले ही पता चली थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुभांश ऐसा ही चाहता था। कहीं ना कहीं शुभांश अपना असली पहचान बताकर द क्वीन ऑफ पेन को वॉर्न कर रहा था कि वो उससे दूर रहे। लेकिन द क्वीन ऑफ पेन ने शुभांश के पावर को कम आंक कर बहुत बड़ी गलती कर रही थी, जिसका एहसास द क्वीन ऑफ पेन को बहुत जल्द होने वाली थी। जहां उमर जी अतीत की बातों को याद करके आग बबूला हुए जा रहे थे, वहीं रुक्षित पिछले दिन ही अपने पापा देवजी ब्लैकी और विस्प को लेकर लंदन के लिए निकल चुका था और कुछ ही मिनट्स में उसका प्राइवेट ब्लैक प्लेन लंदन में लैंड करने वाला था। इतने सालों से वो सब जिस काम के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक गुमनाम पहचान के साथ रह रहे थे, आखिरकार वो मिशन पूरा हो चुका था। द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन के लॉर्ड के पावरफुल पोजीशन में खुद को देखना चाहने वाला भावेश बंसल उस छोटी सी चिप के जरिए रुक्षित को कई छिपे हुए दुश्मनों के बारे में काफी कुछ जानकारी दे चुका था। वहीं शुभांश ने भी कियान की कंपनी में छिपे हुए 3 साल पहले की बम ब्लास्ट साजिश में शामिल कल्प्रेट्स को खत्म करने का परमिट दे दिया था। अब जब रुक्षित के पास सबूत था तो शुभांश अब और इंतजार नहीं करना चाहता था और रुक्षित तो पता नहीं कब से अपनी मॉम और दोनों ट्विंस कजन्स की मौत का बदला लेना चाहता था। इसलिए शुभांश का परमिट मिलते ही उसने और इंतजार नहीं किया। फिर एक ही रात में उन सबको नरक में तो नहीं बल्कि अपने पेट व्हाइट कोबरा के पेट में जरूर पहुंचा दिया। इधर शुभांश के आइकॉनिक ऑफ द यूथ कंपनी के बेसमेंट पर शुभांश का फोन रिंग होने लगा। जैसे ही शुभांश ने कॉल पिक किया, उधर से डाक आर्मी का एक बॉडीगार्ड बोला, बॉस कियान सर के मॉम डैड को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी उन दोनों की हालत कुछ ठीक नहीं है। हमारे बॉडीगार्ड्स उनको लंदन के टॉप बेस्ट हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। ये सुनकर शुभांश उस बॉडीगार्ड को टोकते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं, वो दोनों संजीवनी के अंडर ट्रीट होंगे, उन दोनों को अभी के अभी मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल पर शिफ्ट करो। ये सुनकर वो बॉडीगार्ड ऑफ बॉस बोलकर शुभांश को ग्रीट करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया।
उस बॉडीगार्ड से बात करने के बाद शुभांश ने कियान को कॉल किया और बोला, 10 मिनट में बेसमेंट में पहुंचो। आज आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें। अगर तुम इस बार अपने उस प्यारे चाचा जी और उस चचेरे भाई को जिंदा छोड़ा तो मैं उन दोनों के बदले तुम पर ही पॉइंट ब्लैंक हेडशॉट कर दूंगा। शुभांश की बात सुनकर कियान उठा और स्टडी रूम से बाहर भागा। कियान की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो धड़ाम से किसी से टकरा गया। रूप, जो रिधिमा और सुहानी के साथ अपनी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद थकी हारी आ रही थी, कियान किसी तूफान की तरह आकर उससे टकरा गया। कियान का दिमाग उमर जी और वेदांत के बारे में सुनकर चकरा गया था। अभी उसका ध्यान उस तरफ से बिल्कुल नहीं था कि उसके आसपास हो क्या रहा है या वो किसी से टकरा चुका है। इसलिए जब रूप उससे टकराती है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसके तूफान जैसे स्पीड से टकराकर रूप किसी बेताल की तरह उसकी पीठ से चिपक गई है। ये सीन देखकर कुछ पल के लिए रिधिमा और सुहानी को तो समझ ही नहीं आया कि ये रूप की बच्ची चलते चलते कियान की पीठ से कैसे चिपक गई। लेकिन ये सब देखने में बहुत मजेदार थी। जहां कियान का चेहरा इस वक्त काफी गंभीर लग रहा था, वहीं हमारी ठरकी रूप कियान नाम की तूफान से डरकर उससे ही बेताल की तरह चिपक गई थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि कियान को अपने गुस्से के चलते ये एहसास तक नहीं हो रहा था कि उसकी पीठ पर एक लेडी बेताल चिपक चुकी है। रूप को देखकर रिधिमा ने सुहानी को देखा और सुहानी ने रिधिमा को। फिर दोनों इतनी जोर जोर से ठहाके मार मार कर हंसने लगी कि एक कुक जो नाश्ते में कुछ अंडे बनाने के लिए एक अंडे को फ्राइंग पैन पर फोड़ने ही जा रहा था, रिधिमा और सुहानी की हंसी सुनकर उसके हाथ से वो अंडा उछल ही गया, जिस वजह से वो अंडा कुछ दूर पर जाकर नीचे गिरकर फूट गया। उसी वक्त एक दूसरी नौकरानी रसोई के अंदर नाश्ता बना के नहीं देखने आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो नाश्ते के बारे में कुक से कुछ पूछ पाती, वो उसी अंडे पर फिसलकर धड़ाम से नीचे गिरी, जिस वजह से वहां एक बहुत जोर की धड़ाम की आवाज आई। किचन से इतनी जोर की आवाज सुनकर सुहानी और रिधिमा किचन की तरफ भागी। दूसरी तरफ कियान 5 मिनट में ही रूप को किसी बेताल की तरह अपने पीठ पर लेकर शुभांश की कंपनी आइकॉनिक ऑफ द यूथ के बेसमेंट पर पहुंच गया। रूप को इस तरह से कियान के पीठ पर चिपके हुए देखकर काल और शत्रु को भी हंसी आ गई। रूप की हालत देखकर दोनों ही भूल चुके थे कि उनके सामने इस वक्त मौत खड़ा है। रूप की बाल तेज हवा की वजह से उलझकर बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। उसकी आंखें भी हवा की लगातार टकराने की वजह से लाल पड़ चुकी थी। कियान के साथ वो मेंशन से बेसमेंट तक कब पहुंच गई रूप को पता ही नहीं चली। डर के मारे रूप अपनी चेहरे को कियान की पीठ में छिपा रखी थी। इन सब के बीच रुक्षित अपने पापा देवजी, ब्लैकी और विस्पा को शुभांश के मेंशन भेजने के बाद खुद शुभांश के ऑर्डर पर बेसमेंट में पहुंच चुका था और अभी कियान को देखकर उसे ही घूरे जा रहा था। रुक्षित को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कियान आखिर किसे बेताल की तरह पीठ पर बिठाकर इस तरह से लेकर आ रहा है। इस वक्त जो कोई भी रूप को कियान के पीठ पर चिपके हुए देख रहा था, उस सबको रूप को देखकर बेताल की ही याद आ रही थी। सिर्फ कियान ही था जिसे अभी भी रूप की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। शुभांश भी ये देखकर कियान को घूरने लगा। वही मैक्स जैसे तैसे करके अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब कियान ने देखा कि रुक्षित भी यहाँ मौजूद है, वो रूप के साथ ही जाकर रुक्षित के गले लग गया। चैप्टर 73। सिर्फ कियान ही था जिसे अभी भी रूप की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। शुभांश भी ये देखकर कियान को घूरने लगा। वही मैक्स जैसे तैसे करके अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब कियान ने देखा कि रुक्षित भी यहाँ मौजूद है, वो रूप के साथ ही जाकर रुक्षित के गले लग गया। अब आगे कियान के अचानक गले लगने पर रुक्षित चौंक गया। तभी रुक्षित कियान को खुद से अलग करते हुए बोला, ये किसको लेकर चिपक रहा है मुझसे? गले लगना है तो अकेले गले लगना, इस बेताल को क्यों साथ में लेकर मेरे गले पड़ रहा है? रुक्षित ने इतना ही कहा था कि रूप जो अब तक डर के मारे कियान से चिपकी हुई थी, वो अपने सेंस में वापस लौटी और अपने चेहरे को कियान की पीठ से हटाकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त कियान की पीठ पर सचमुच किसी बेताल की तरह ही चिपकी हुई है। उसके बाद रूप बिना देर किए कियान की पीठ से नीचे कूद गई। इसी सब में रूप जब गिरने को हुई, रुक्षित ने उसको संभाल कर खड़ा कर दिया और उसकी बिखरी हुई जुल्फों को साइड करते हुए उसकी चेहरे पर से हटा दिया। अब जाकर रुक्षित को रूप की शक्ल ठीक से दिखने लगी। जब रुक्षित ने रूप की चेहरा देखा तो उसके मुंह से अनजाने में ही रूप के लिए उसका दिया हुआ निकनेम निकल गया, नॉटी किटन। तुम। ये सुनकर रूप रुक्षित की तरफ देखी तो देखती ही रह गई। आखिर वो रुक्षित को कैसे भूल सकती थी? उसने ही तो जबरदस्ती अपनी पहली किस रुक्षित को दे दी थी। फिर खुद ही रिधिमा के सामने रोने लगी थी इस बात पर। यहाँ तक कि शुभांश यानी आरान की सगाई में तो रुक्षित यानी रिवांश की मॉम शिखा सिंघानिया ने भी रूप को अपनी बहू बनाने के बारे में सोच लिया था। रुक्षित को अपने सामने देखकर रूप की आंखों में 1000 ऑफ वॉट्स की स्माइल आ गई। वो रुक्षित से बोली, ओ माय गॉड, मेरी पहली किस चोर तुम यहाँ कैसे? अपने लिए रूप की मुंह से किस चोर सुनकर रुक्षित के चेहरे के भाव बिगड़ गए। वो मन में बोला, क्या सच में मैं कोई चोर की तरह दिखता हूँ? मेरी क्यूटी फेरी चाहत सुहानी, जो मुझे हमेशा बच्चा चोर कहकर बुलाती है, वो क्या कम थी जो अभी ये नॉटी किटन भी मुझे किस चोर बुला रही है? मैं इन दोनों को क्या चोर दिखता हूँ?
रुक्षित को खुद में खोए हुए देखकर रूप पूछने लगी, हे माय थिफी, कहाँ खोए हुए हो? रूप ने रुक्षित को इतनी इंटीमेटली माय थिफी कहकर बुलाई थी कि रुक्षित के रोंगटे खड़े हो गए। वो साफ साफ रूप को उसे बुलाते वक्त उसकी टोन में एक नॉटीनेस को सेंस कर पा रहा था। रूप रुक्षित के हाव भाव देखकर ही समझ गई कि उसे अपना नया निकनेम कितना ज्यादा पसंद आया है। ये देखकर रूप हंसती हुई रुक्षित को समझाने की लहजे में बोली, हम देखो, जैसे सारे हस्बैंड्स अपनी अपनी वाइफ को प्यार से वाइफी कहकर बुलाते हैं ना, वैसे आज से मैं तुम्हें थिफी बुलाऊंगी। वैसे भी तुमने मेरा पहला किस चोरी किया है, तो हुई ना तुम थिफ मतलब माय थिफी। तो इसलिए तुम्हारा नाम आज से थिफी है, समझे? और आज के बाद सिर्फ मैं ही तुम्हें थिफी कहकर बुलाऊंगी। रूप की बात सुनकर रुक्षित उसे घुरने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। उसे रूप की दी गई नई निकनेम बहुत सेक्सी लग रहा था। उसको तो अपने दिमाग में रूप उसके इसी नाम के साथ मौन करती हुई दिखने भी लगी थी, जिस वजह से रुक्षित को अपने मस्कुलर बॉडी में झंझनाहट सी महसूस होने लगा था। इधर कियान को रूप को यहाँ देखकर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि रूप यहाँ कैसे पहुंच गई। कियान का कंफ्यूजन देखकर मैक्स उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, किस सोच में गुम हो? कियान बोला, ये यहाँ कैसे आई? कियान का सवाल सुनकर मैक्स हंसते हुए बोला, तुम्हारी पीठ पर बेताल बनकर आई है। मैक्स से ये सुनकर रूप चिढ़ गई और कियान के पास आकर बोली, सेक्सी रॉक स्टार, आपको तूफान बनने की क्या जरूरत थी? देखो, इस चक्कर में बेचारी बच्ची आपके साथ यहाँ तक उड़ती हुई आ गई। पर ये जगह है कौन सी? ये बोलकर रूप इधर उधर देखने लगी। वही रूप की बात सुनकर कियान के दिमाग में यहाँ आते वक्त जो कुछ भी हुआ था, कैसे रूप उसके साथ आए, ये सारे फ्लैशबैक चलने लगा। जब कियान को सब कुछ समझ में आया, उसको भी एक पल को हंसी आ गई। वहां का माहौल जो थोड़ी देर पहले तक एक ठंडेपन और खतरनाक औरे से भरा हुआ लग रहा था, रूप के आने के बाद वहां का माहौल खुशनुमा बन चुका था। और तभी फिर से उस माहौल को बिगाड़ने के लिए उमर जी अपने बेटे को लेकर वहां टपक पड़े। वेदांत वहां का माहौल देखकर बोला, डैड, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलिए यहाँ से चलते हैं, मुझे यहाँ पर खतरा महसूस हो रहा है। इतना बोलकर वो जाने के लिए पीछे मुड़ा। इधर कियान वेदांत और उमर जी को देखकर धीरे धीरे एक शैतान बनता जा रहा था। गुस्से की वजह से उसका पूरा चेहरा और नेकलाइन लाल हो चुके थे। कियान के चेहरे को सुर्ख होते हुए देखकर रूप एक अलग ही ट्रैक में जाती हुई रुक्षित से बोली, ये सेक्सी रॉक स्टार इस बदसूरत आदमी को देखकर ब्लश क्यों कर रहे हैं? लेकिन जब रूप ये बोलने के बाद रुक्षित को देखती है, तब वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि रुक्षित इस वक्त किसी घायल शेर की तरह वेदांत को ही घूरे जा रहा है। रूप को रुक्षित के पास से इस वक्त एक भयानक ऑरा का एहसास हो रहा था, जिसे महसूस करके रूप उससे दूर होकर खड़ी हो गई। उधर कियान गुस्से में आकर वेदांत के सामने खड़ा हो गया। कियान को इतने गुस्से में देखकर वेदांत के पांव लड़खड़ाने लगे। वहीं उमर जी ये देखकर कियान को अपने बेटे के सामने से हटाने के लिए आगे बढ़े और कियान को अपने पूरे ताकत के साथ धक्का दे दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके धक्के से कियान को तो घंटा ही कुछ फर्क पड़ा, लेकिन अपने धक्के की वजह से उमर जी खुद जरूर दूर जाकर गिरे, जिस वजह से अब उमर जी का गुस्सा अपना हर हद पार करते चला गया। वो खड़े हुए और चिल्लाते हुए बोले, तुम बदतमीज लड़के, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ अपने बड़ों के साथ इस तरह से पेश आने का? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं कि तुम बड़ों के साथ ऐसे पेश आओ? आज अगर तुम्हारे माँ बाप यहाँ होते तो वो अपने परवरिश पर ही शर्मिंदा हो जाते। उमर जी की बात सुनकर कियान, जो पहले से ही शैतान बन चुका था, अब वो गुस्से से और पागल हो चुका था। वो एक शैतान की तरह हंसते हुए उमर जी से बोला, क्या कहा आपने? बड़े? क्या बड़े आप जैसे होते हैं? अगर बड़े आप जैसे होते हैं तो उनका ना होना सच में किसी आशीर्वाद से कम नहीं। वो गुस्से से गुर्राते हुए बोला, आप खुद को मेरे बड़े बोलते हैं ना? मेरे पापा के छोटे भाई और मेरे छोटे चाचा थे ना आप? कियान अपनी आवाज को और बुलंदा बनाते हुए बोला, कौन सा चाचा अपने ही बड़े भाई के 10 साल के बच्चे को जान से मारने के लिए किडनैप करवाता है? हाँ बोलिए, आपको बस अपने जलन के चलते अपने ही बड़े भाई के बच्चे को जान से मारने की प्लानिंग करते हुए जरा सा भी शर्म नहीं आया? और बात करते हैं बड़े होने की, अपने ही बड़े भाई को इमोशनली तोड़ने के लिए ऐसी हरकत करने में जरा भी आपका दिल नहीं कांपा? हाँ। इस वक्त कियान के चिल्लाने से उसके गले का नस भी उभर कर दिख रहे थे। कियान की मुंह से ये सब सुनकर उमर जी हैरान होते हुए बोले, क्या क्या तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता था? नहीं नहीं, तुमको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने। उमर जी ने इतना बोला ही था कि कियान ने अपना ऑफिशियल गन निकाला और उमर जी के शोल्डर पर शूट कर दिया, जिस वजह से उमर जी की मुंह से एक जोर का चिक निकल गया। ये देखकर वेदांत भागकर उमर जी के पास आया और उनको संभालते हुए बोला, क्या हुआ आपको डैड? आप ठीक तो है ना? देखिए कितना खून निकल रहा है, चलिए हम अभी के अभी हॉस्पिटल चलते हैं। तभी एक गोली आकर वेदांत के हाथ में लगी, जिस वजह से वेदांत का पकड़ उमर जी पर से ढिला हो गया और उमर जी जमीन पर गिर पड़े। अपने बेटे को गोली लगते हुए देखकर उमर जी जमीन पर पड़े हुए ही बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर गोली चलाने की? तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो।
मैं तो तुम्हें बचपन में ही किडनैप करवा कर बहुत जल्द तुम्हें भगवान के पास पहुंचाने वाला था। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें मार पाता, मेरे लोगों का ध्यान तुम पर से थोड़ी देर के लिए क्या हटा, तुम्हें कोई बचाकर वहां से ले गया। अगर तुम तभी मर जाते तो मैं जीत जाता। लेकिन नहीं, तू अपने बाप से दूर रहकर भी उसे कभी टूटने नहीं दिया। जब भी मैंने कुछ ना कुछ करके तेरे बाप को तकलीफ पहुंचाना चाहा, पता नहीं कैसे हर बार ऐसा करने में मैं कामयाब नहीं हो पाता था। और तो और, तेरे उस बाप को तेरे गायब होने के बाद मैं जितने बार ये समझाने की कोशिश करता कि तू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब जब मैं ऐसा कुछ करता, कुछ चीजें ऐसी मोड़ ले लेते थे कि तेरे उस बाप को ये यकीन हो जाता कि तू जहाँ कहीं भी है, खुश और बिल्कुल सही सलामत है। जब मैंने तेरे बाप के कंपनी को हड़प लिया, तब उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा, इसलिए मेरा जलन कम होने की वजह और बढ़ गया। मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि सारी दौलत और एक अच्छी खासी लग्जरी लाइफ खोने के बाद भी कोई इंसान इस तरह खुश कैसे रह सकता है, जैसे उसको अपने सारे दौलत खोने के बावजूद भी कोई परेशानी ही ना हो। उस दिन से मेरा जलन हर बीते दिन के साथ बढ़ता चला गया। उसके बाद मैं तुम्हारे अरोड़ा फैमिली के साथ साथ सिंघानिया परिवार को भी बर्बाद करना शुरू कर दिया और उन्हीं की कंपनी में शामिल होकर धीरे धीरे सिंघानिया कंपनी को भी खोखला करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं सिंघानिया कंपनी को पूरा बर्बाद कर पाता, तू पता नहीं कहां से वापस आ गया और सिंघानिया कंपनी को हर छोटे बड़े घाटे से सीक्रेटली प्रोटेक्ट करने लगा। उमर जी की बात सुनकर रुक्षित यानी रिवांश चौंक कर कियान को देखने लगा और मन ही मन बोला, इसका मतलब तब मैंने कार्तिक की नहीं, बल्कि कार्तिक ने मेरी मदद की थी। और आज तक कार्तिक ने मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। ये सब सोचकर रुक्षित कियान को कुछ अनकहे जज्बातों के साथ देखने लगा। वहीं उमर जी अपनी बात जारी रखते हुए बोले, जब सिंघानिया कंपनी को नुकसान पहुंचाने में मुझे कोई कामयाबी नहीं मिला, तब मैंने सिंघानिया परिवार और अरोड़ा परिवार की रेप्यूटेशन पर वार करने के बारे में प्लान बनाया, जिस वजह से सिंघानिया परिवार और अरोड़ा परिवार को कभी भी अपना रेप्यूटेशन वापस नहीं मिल पाती। मैंने सब कुछ सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। एक मर्द के लिए सबसे गर्व का पल तब होता है जब वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंश को इस दुनिया में लाता है। इसलिए मैंने सोचा, क्यों ना मैं तुम दोनों परिवार के वंश को ही खत्म करवा दूं, वो भी मेरे प्यारे बड़े भाई और बहन के परिवार के चिरागों को नामर्द बनाकर। इसलिए मैंने ड्रग भी तैयार किया था। और इस बार कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं कनाडा के डॉन से भी हाथ मिलाने कनाडा गया। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने प्लान को अंजाम दे पाता, कुछ लोग हमें पकड़कर तेरे और इस रिवांश के सामने ले आए और मेरे खिलाफ सारे सबूत भी तुम दोनों के हाथ लग गए, जो मैं कभी नहीं चाहता था। मगर तूने तो मुझे ही पागल बनाने के साथ साथ मेरे ही बेटे को नामर्द बनाकर मेरे ही वंश को खत्म करने के बाद इंडिया में फेंकवा दिया। उस वक्त अगर क्वीन ऑफ पेन ने मुझे ठीक नहीं किया होता, तो मैं और मेरा बेटा आज जिंदा नहीं होते। लेकिन इन सब में बुरी बात यह हुई कि मैं तो ठीक हो गया, लेकिन मेरे बेटे को कोई भी इलाज ठीक नहीं कर पाया। सारे डॉक्टर यही बोलते थे कि जो ड्रग मेरे बेटे को दिया गया है उसका इलाज किसी भी हालत में संभव ही नहीं है, और मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं, समझे। इसलिए मैंने अपने बेटे का बदला लेने के लिए तुम्हारे घर को बम से उड़ा दिया। लेकिन क्वीन ऑफ पेन ने न जाने क्यों तेरे माँ बाप को बचा लिया। फिर मेरे बहुत पूछने पर क्वीन ऑफ पेन ने मुझे बताया कि तू द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन का एक हाईली रैंक्ड ऑफिसर बन चुका है, इसलिए तेरा इस्तेमाल करने के लिए तेरे माँ बाप का जिंदा रहना जरूरी था। उमर जी अपने बौखलाहट में सब कुछ बताते चले जा रहे थे। वहीं उधर रूप ये सब सुनकर सन रह गई थी। वो खुद से बात करती हुई बोली, अरे बाप रे, ये ओल्ड एज इंसान कितना ज्यादा घटिया है। ओ नो, अगर ये घटिया आदमी अपने प्लान में कामयाब हो जाता तो मैं मासी कैसे बनती। इतना बोलकर वो कियान के प्राइवेट पार्ट की तरफ देखने लगी, जैसे वो इस बात को शो करना चाह रही हो कि उसकी फ्यूचर भांजे और भांजी अभी कियान के अंदर सेफ है कि नहीं। रुक्षित जो उमर जी की सारी बात सुनकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, वो रूप की बात सुनकर हैरानी से रूप को देखने लगा। लेकिन जब रुक्षित ने देखा रूप का ध्यान कहीं और है, वो भी वही देखने लगा जहां रूप देख रही थी। जब रुक्षित को यह एहसास हुआ कि ये ठरकी लड़की किधर देख रही है, तब रुक्षित का दिमाग ही सटक गया। अब उसका ध्यान कुछ पल के लिए ही सही, पर उमर जी से हटकर रूप पर आ गया था। वो रूप के चेहरे को पकड़कर खुद की तरफ घुमाते हुए बोला, तुम नॉटी किटन कहाँ देख रही हो? उधर देखने की इजाजत नहीं है तुम्हें, समझी? वो उसकी होने वाली बीवी का हक है। अगर तुमको देखने का इतना ही शौक है तो इसे देखो। ये बोलकर रुक्षित ने रूप के चेहरे को अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ कर दिया, और रूप भी बेशरम की तरह रुक्षित के प्राइवेट पार्ट को पैंट के ऊपर से ही अपनी आंखों से स्कैन करती हुई बोली, ईसस, ऐसे मजा नहीं आ रहा, इसे उतार कर देखूं क्या? ये बात रूप रुक्षित के पैंट की तरफ इशारा करके बोली थी। रुक्षित को ये सुनकर पता नहीं क्या हुआ, उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने दोनों हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को कवर कर लिया, जैसे रूप सच में इस वक्त उसके पैंट उतारकर उसका सब कुछ देख लेगी। चैप्टर 74। ये बोलकर रुक्षित ने रूप के चेहरे को अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ कर दिया, और रूप भी बेशरम की तरह रुक्षित के प्राइवेट पार्ट को पैंट के ऊपर से ही अपनी आंखों से स्कैन करती हुई बोली,
ईसस, ऐसे मजा नहीं आ रहा, इसे उतार कर देखूं क्या? ये बात रूप रुक्षित के पैंट की तरफ इशारा करके बोली थी। रुक्षित को ये सुनकर पता नहीं क्या हुआ। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने दोनों हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को कवर कर लिया, जैसे रूप सच में इस वक्त उसकी पैंट उतार कर उसका सब कुछ देख लेगी। अब आगे, जहां एक तरफ रूप और रुक्षित अपने में ही व्यस्त थे, वहां कियान उमर जी के बोले गए एक एक बात को अच्छे से सुन रहा था। तभी उमर जी कियान से बोले, तुझे क्या लगा तेरे माँ बाप तब इसलिए मौत के मुंह तक पहुंचे क्योंकि शुभांश ओबरॉय के दुश्मन को लगता था कि तू ओबरॉय इंडस्ट्रीज का अगला सक्सेसर है। एक तरह से ये बात सही भी है। तू हमेशा उस आरान शुभांश के बदले हर जगह उसको रिप्रेजेंट करने पहुंच हो जाता था। ऐसे में गलतफहमी होना कोई ताजुब की बात तो बिल्कुल नहीं है। जब मुझे ये पता चला कि इस आरान शुभांश के दुश्मन तुझे शुभांश समझकर तेरे परिवार को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा अच्छा मौका मुझे फिर कभी मिलने वाला था। लेकिन इससे पहले ही उन लोगों को पता चल गया कि तू ओबरॉय का कोई सक्सेसर नहीं है और उन्होंने अपना बना बनाया प्लान ड्रॉप कर दिया। लेकिन मैंने इसका फायदा उठाकर खुद तेरे घर में बम प्लांट कर दिया और नाम उन लोगों का आया। भले ही तेरे माँ बाप तब बच गए थे, लेकिन मेरे दिल को तब तसल्ली मिला जब मुझे पता चला तेरे प्यारे बुआ जी और तेरी लाडली दोनों बहनें उस लॉर्ड ऑफ डेविल की सगाई के चलते मारे गए। ये बात रुक्षित ने भी सुन लिया। उमर जी की बात उसके कानों में पड़ते ही उसका ध्यान रूप से हटकर उमर जी पर चला गया। उधर शुभांश मैक्स को रूप को वापस मेंशन पहुंचाने बोलकर खुद संजीवनी के लिए निकल गया, जहां कार्तिक के मॉम डैड को ले जाया गया था। मैक्स भी रूप को वापस मेंशन पहुंचाकर खुद शुभांश के पास चला गया। इस तरफ शुभांश और रूप के जाने के बाद कियान और रुक्षित ने एक एक करके सारी बातें उमर जी से निकलवा लिया कि उन्होंने सिंघानिया परिवार और अरोड़ा परिवार के साथ क्या क्या किया था। तब कियान और रुक्षित को उमर जी के और भी कुछ घटिया कामों के बारे में भी काफी कुछ पता चला। यहाँ तक कि दोनों को ये भी पता चला कि उमर जी ने कार्तिक की दोनों जुड़वा बहनों को भी किसी डील के जरिए सौदा तक करने का प्लान बना लिया था। इसके साथ कुछ और बातें भी सामने आई, जिसके बाद कियान और रुक्षित की सहन करने की लिमिट पार हो गए, जिस वजह से कियान और रुक्षित ने उमर जी और वेदांत के साथ साथ काल और शत्रु को भी ऊपर पहुंचा दिया। जब कियान और रुक्षित का सबको हेल्प पहुंचाने का काम खत्म हो गया, तब रुक्षित ने उसके गार्ड्स को उमर जी और वेदांत की लाश को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देकर कियान को लेकर वहां से शुभांश के मेंशन के लिए निकल गया। धीरे धीरे समय बिता और शाम हो गई। इस वक्त देव जी, रुक्षित के पापा, कियान, रूप, राहा, रिद्धिमा, सारे लोग लिविंग रूम में बैठकर कॉफी और स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे। ब्लैकी और विस्पा वहीं पर उन लोगों के पास सोफे के पास इधर उधर घूम रहे थे। रूप और रिद्धिमा विस्पा को घूरे जा रही थी। उन दोनों को देखकर समझ नहीं आ रही थी कि वो विस्पा को घूर कर उसे डराने की कोशिश कर रही थी या खुद डर के मारे विस्पा को घूर रही थी। तभी सुहानी भागती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर कर आए और मेंशन के बाहर जाने लगी। देव जी सुहानी को टोकते हुए बोले, सुहानी बच्चा रुको, कहाँ जा रही हो? जब से हम सब आए हैं तूने किसी से ढंग से बात तक नहीं की, और अभी कहाँ जा रही है? सुहानी बोली, हॉस्पिटल डेड, मैक्स भाई का कॉल आया था, वो खड़ूस किसी को खुद को चेक नहीं करने दे रहे हैं, मुझे वहां जाना होगा। ये सुनकर देव जी बोले, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी मेरे दामाद का नखरा देखना है। मैं भी तो देखूं दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस जीनियस डॉक्टर से कितना डरता है। ये बोलकर वो जबरदस्ती सुहानी के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गए। बाकी सब अपने अपने में ही लगे थे। दूसरी तरफ संजीवनी प्राइवेट हॉस्पिटल, शुभांश अपने वीवीआईपी लग्जूरियस रूम में बेड पर बैठकर डार्क आर्मीज के 10 लीडर्स के साथ कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल से कनेक्टेड था। सब एक एक करके शुभांश को अपडेट दे रहे थे। डार्क आर्मीज को 10 अलग अलग लीडर लीड करते थे और उन 10 लीडर्स को शुभांश का हेड बॉडीगार्ड और पर्सनल असिस्टेंट मैक्स लीड करता था। रॉबिन, डेनियल, रोमी, ये वाला रोमी शुभांश का ड्राइवर रोमी नहीं है। डेविड, रोनित, एरिक, शुभ, जैक, सोहेल, मॉन्टी, ये थे डार्क आर्मीज के अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करने वाले 10 लीडर्स, जो 3 साल के बाद आज के वक्त में इतने पावरफुल हो चुके हैं कि इनको बीट करना अब हर किसी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। सोहेल शुभांश से बोला, डार्क लॉर्ड, ऑफेंस ग्रुप को हमने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। उन लोगों की हालत इतना खराब हो चुका है कि वो कम से कम 5 साल तक कुछ एक्शन लेने के लायक नहीं रहे। और क्वीन ऑफ पेन हमारे सरप्राइज अटैक की वजह से खुद को डिफेंड नहीं कर पाई। अब वो कोमा में जा चुकी हैं। डॉक्टर्स बोल रहे हैं वो लंबे समय तक कोमा से नहीं जागने वाली। ये सुनकर शुभांश बोला, और राइट, उस पर नजर रखने के लिए कुछ शैडो आर्मीज को एक्टिवेटेड कर दो। रोमी, जो पूरे 1 करोड़ शैडो बॉडीगार्ड्स के टीम को लीड करता था, शुभांश की बात सुनकर उसको रेस्पेक्टफुली बोला, शो डार्क लॉर्ड। इतना बोलकर उसने अपने मोबाइल से कुछ शैडो बॉडीगार्ड्स को क्वीन ऑफ पेन पर नजर रखने का कमांड दे दिया। उसका कमांड मिलते ही शैडो बॉडीगार्ड्स अपने काम में लग गए। उसके बाद शुभांश डार्क आर्मी के साथ अपने अपकमिंग मिशंस को लेकर डिस्कस करने लग गया। तभी वीवीआईपी रूम का डोर धड़ाम से खुला और सुहानी दमदमाती हुई अंदर आई। सुहानी ने बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि शुभांश अभी वीडियो कॉल में बिजी है।
वो शुभांश के पास आए और उसे घुरती हुई बोली, मॉन्स्टर कहीं के, क्यों डॉक्टर्स को खुद को चेक करने नहीं दे रहे हो तुम, बोलो। अब ये मत बोलना तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है इसलिए तुम डॉक्टर्स को दिखाने के लिए तैयार नहीं हो। अगर ऐसा है भी तो भी तुम्हें अपना चेकअप कराना ही पड़ेगा, तुम ऐसे बच नहीं सकते। इतना बोलकर वो डॉक्टर को देखने लगी जो डोर के पास ही खड़े थे और डर के मारे उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर आकर शुभांश को चेक करे। डॉक्टर को अंदर न आते हुए देखकर सुहानी उनसे बोली, आप वहां क्या कर रहे हैं, अंदर आइए। शुभांश उस डॉक्टर को घूर कर देख रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी राबित की बात ना मानने की। क्या उसे मरना है जो अंदर ना आकर उसकी राबित की ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है। देव जी, जो उन डॉक्टर के पीछे मैक्स के साथ खड़े थे, उन डॉक्टर को अंदर ना जाते हुए देखकर उन्हें पीछे से अंदर की तरफ धकेल दिए, जिस वजह से वो डॉक्टर ना चाहते हुए भी कमरे के अंदर आ गए। सुहानी उनको देखकर अपनी आवाज में नरमी लाती हुई बोली, डॉक्टर इस राक्षस को जल्दी चेक करे, क्या हुआ है इनको, मुझे सब कुछ जानना है। सुहानी की बात सुनकर इस बार शुभांश उस डॉक्टर को ऐसे घूरने लगा जैसे आंखों ही आंखों में वो उस डॉक्टर को धमकी दे रहा हो कि खबरदार जो मेरे हेल्थ कंडीशंस को लेकर मेरी राबित से कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला। शुभांश उससे क्या बोलना चाहता है वो डॉक्टर शुभांश के खतरनाक आंखों को देखकर ही समझ गया और बेबसी से सुहानी को ऐसे देखने लगा जैसे वो सुहानी को उसको शुभांश की खतरनाक नजरों से बचाने की रिक्वेस्ट कर रहा हो। ये देखकर सुहानी बोली, डॉक्टर मैं हूं ना, आपको इस मॉन्स्टर से डरने की कोई जरूरत नहीं। इतना बोलकर वो शुभांश के बेड पर चढ़ गई और शुभांश के चेहरे को अपने सीने में छिपाती हुई बोली, ऐसे ही रहो, तुम्हें डर नहीं लगेगा और डॉक्टर को अपना काम करने दो। ये नजारा देखकर डार्क आर्मी के लीडर्स जो अभी भी वीडियो कॉल से जुड़े हुए थे वो सब सदमे में चले गए। अपने डार्क लॉर्ड और उनकी क्वीन को इस तरह से देखकर सबने हड़बड़ाकर डर के मारे वीडियो कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दिया। उन्हें डर था कहीं उनके डार्क लॉर्ड उन सबको, क्वीन को, उनके बिना परमिशन के देखने के लिए उन्हें सजा ना दे।